किडनी के ऊपर छोटी छोटी दो ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एड्रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और इनसे क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इन हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं और इन हार्मोन के इम्बैलेंस से बॉडी में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली किडनी के ऊपर ये दो छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड या सुपरारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुपरारीनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं और रीनल की जो सुपीरियर सरफेस पे है उनको हम सुपरारीनल ग्लैंड बोल सकते हैं। अब ये दो होती हैं और इस ग्लैंड को जब हम उठा के कट करके देखते हैं तो बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं जो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का होता है, और जो बाहर वाला पार्ट है लाइट ब्राउन होता है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और कॉर्टेक्स की अगर हम और डिटेल में जाएं तो कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं। अंदर वाली लेयर बाहर वाली लेयर से पढ़ते हैं। बाहर वाली लेयर होती है जोना ग्लैमेरुलोसा, उससे अंदर होती है फेसिकुलेटा और उससे अंदर है रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। इनको याद रखने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ठीक है। और जो ये आपको मेड्यूला के अंदर रेड और ब्लू कलर के सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स। और इसके अलावा इस एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक कैप्सूल भी होता है, कैप्सुलेटेड होती है ये, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इसके जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो अंदर का मेड्यूला है उससे अलग तरह का हार्मोन निकलता है, और कॉर्टेक्स के अंदर जो 3 लेयर हैं, इन तीनों से अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। मींस इन तीनों लेयर्स के सेल जो हैं वो डिफर करते हैं, जो अलग तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये हार्मोन कौन से होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स से बेसिकली 3 हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स। एल्डोस्टेरोन को हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड का मतलब स्टीरॉयड, क्योंकि ये स्टीरॉयड से मिलकर बना हुआ होता है, और मिनरेलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मिनरल्स को रेगुलेट करता है। ऐसे ही कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं, ग्लूको क्योंकि ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है और स्टीरॉयड से मिलकर बना हुआ होता है। और एंड्रोजन्स में 2 हार्मोन आते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ऐसे ही एड्रीनल मेडुला से भी 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रीनलिन भी बोलते हैं और नोर एपिनेफ्रिन जिसको हम नोर एड्रीनलिन भी बोलते हैं। अब लेयर से कौन सा हार्मोन निकलता है हम देखें तो जो सबसे बाहर की लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, प्राइमरली एल्डोस्टेरोन, थोड़ी मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरोन भी निकलता है, लेकिन मेन एल्डोस्टेरोन होता है, इसलिए हम उसी की बात करेंगे। ऐसे ही जो मिडल लेयर है जोना फेसिकुलेटा, उससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। इसमें कॉर्टिसोन भी होता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन प्राइमरली कॉर्टिसोल होता है। ऐसे ही जो लास्ट लेयर बची जोना रेटिकुलरिस, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट की, उसमें से एंड्रोजन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, और ये ओवरीज और टेस्टिस से भी निकलते हैं, और उसी से मेन ज़्यादा निकलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलते हैं। नेक्स्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इसको हम एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी बोलते हैं, और इनको कॉम्बिनेशन में हम कैटाकोलामीन्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जो मेड्यूला पार्ट है उससे थोड़ी अमाउंट में स्मेटोस्टैटिन भी निकलता है। स्मेटोस्टैटिन लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। मेन स्मेटोस्टैटिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में हम वो पढ़ चुके हैं। तो अब इन हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला आता है एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। आपको दोबारा बता दूं, इसको एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन भी बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन में इनको हम कैटाकोलामीन्स भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक डिवीजन होती है, उसको ये असिस्ट करता है। और सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करती है? ये बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। फ्लाइट का मतलब होता है भाग निकलना। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये इंसान भाग रहा है क्योंकि इसके पीछे शेर पड़ गया। अब इस भागने के वक्त हमारे को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? उसमें ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये हार्मोन हेल्प करते हैं। ऐसे ही फाइट में क्या होता है? जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए एकदम से, तो लड़ाई के वक्त भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ज़्यादा एनर्जी कैसे एकदम से प्रोड्यूस होने लगती है? वहाँ पर भी ये हार्मोन निकलना शुरू होते हैं, जिससे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे होती है? उसके ये वेज हैं एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के। एक तो हार्ट रेट इंक्रीज, ये जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है।
हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड जो है हर सेल तक ज़्यादा पहुंचेगा, और ब्लड का क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हर सेल तक ज़्यादा पहुंचेगा तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही भागने और फाइट करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, मसल्स का। तो मसल्स के जो वेसल होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डायलेट हो जाएंगे, मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ जाएगा मतलब वो उनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिससे ब्लड और भी ज़्यादा मात्रा में मसल्स में पहुँच पाएगा। थर्ड है ब्लड प्रेशर राइज। ब्लड प्रेशर राइज कैसे होता है, जब हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, और ब्लड के जो वेसल्स हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर राइज। अगला क्या है, एयरवेज डायलेट। अब जो आपके रेस्पिरेटरी एयरवेज है, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, आपके ब्रोंकियोल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, इन सब का डायमीटर बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ने का मतलब इनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़े से डायलेट हो जाएंगे, जिससे और ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ सके। नेक्स्ट है ब्रेक्स डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब जो आपकी बॉडी में स्टोर एनर्जी है ग्लाइकोजन के रूप में, उसको भी ग्लूकोज के रूप में तोड़ना शुरू कर देगा, जिससे एनर्जी आपकी बॉडी में और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। और मेटाबॉलिज्म के जो बाकी प्रोसेस रह गए उसको भी ये इंक्रीज करेगा, जिससे सेल्फ में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी और फ्लाइट और फाइट में आपको हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट जो 3 हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं वो हैं एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम उनको पढ़ चुके हैं। अब जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, बेसिकली ये 2 हार्मोन हैं जो रेगुलरली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे कुछ फंक्शंस को ये हेल्प करते हैं। तो अब इन एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इन्हीं के कम और ज़्यादा होने से एड्रिनल ग्लैंड की डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेगुलेट करता है बेसिकली, और जो ऊपर हमने 2 पढ़े मेडुला से जो निकलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, वो सिर्फ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में निकलते हैं, नॉर्मली नहीं निकलते हैं। तो ये 2 हार्मोन बहुत ज़रूरी हैं। एल्डोस्टेरोन को मिनरलोकॉर्टिकोइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। कौन से मिनरल? बेसिकली सोडियम और पोटाशियम। अब ये सोडियम को कंजर्व करता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि सोडियम को अगर बॉडी से बाहर निकालना हो तो बॉडी को यूरिन में काफ़ी मात्रा में फ्लूइड, वाटर भी बाहर निकालना पड़ता है। अब सोडियम अगर बाहर नहीं निकलेगा, कंजर्व हो जाएगा, तो वाटर भी बॉडी में कंजर्व हो जाएगा। अगर वाटर कंटेंट ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी राइज करेगा। तो ये 3 काम होंगे, सोडियम भी कंजर्व होगा, वाटर भी कंजर्व होगा और ब्लड प्रेशर भी राइज होगा एल्डोस्टेरोन से। और चौथा काम ये करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है। एक पोटाशियम भी मिनरल होता है, उसको ये थोड़ी मात्रा में बाहर निकालता है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है, पोटाशियम को निकालने के लिए बॉडी को कम वाटर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर इसलिए बॉडी में ज़्यादा कंजर्व हो जाता है एल्डोस्टेरोन के बढ़ने से। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसको मिनरलोकॉर्टिकोइड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी बोलते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और ये किसी भी तरह की बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है तो उसको रेड्यूस करता है। अब जो स्टीरॉयड दवाइयों में यूज किए जाते हैं, डॉक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा लिखते हैं, उसमें सबसे कॉमन है प्रेडनिसोलोन। तो वो स्टीरॉयड भी क्या करता है, बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, आपको कोल्ड से लेके कैंसर तक किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, हर एक तरह की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा इसका क्या है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है डिजीज़ के कारण, क्रॉनिक डिजीज़ के कारण, वो स्ट्रेस भी कम करता है, इसलिए दवाइयों में प्रेडनिसोलोन ज़्यादा यूज होता है। लेकिन उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट क्यों आते हैं? क्योंकि अगर हम बाहर से स्टीरॉयड लेना शुरू करते हैं तो हमारी जो बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड के स्टीरॉयड हैं, इनकी फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। ये कम और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं स्टीरॉयड को कम ज़्यादा अमाउंट में लेने से। और लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड लेने से क्या डिसऑर्डर होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये क्या करता है, ये साल्ट और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली जो कॉर्टिकोल और एल्डोस्टेरोन है, ये थोड़ा सिनर्जेस्टिकली आपस में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट रिलीजेज
ये मैंने बता ही दिया आपको, स्ट्रेस जब बढ़ता है तो ये बॉडी में रिलीज हो जाता है। अब एड्रीनल ग्लैंड कंट्रोल कैसे होती है, हमने पढ़ा जब हमने सेकंड वीडियो देखी एंडोक्राइन सिस्टम का, जब ओवरव्यू किया था हमने सभी ग्लैंड्स का, तो उसमें हाइपोथैलेमस पढ़ा था। हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता है और एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से रेगुलेट होता है। ब्लड से रिसेप्टर जाएंगे, अगर एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन कम हो गया है तो हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे, हाइपोथैलेमस CRF भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH भेजेगा एड्रीनल ग्लैंड के पास, और ब्लड में ये हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही कम करने हो तो ब्लड से रिसेप्टर जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास कि एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन बढ़ रहे हैं, ये क्या करेगा, ये CRF भेजना बंद कर देगा, जिससे जो है ये हार्मोन कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। अब इनके कम होने से और ज़्यादा होने से क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं वो हम जानेंगे। बेसिकली मेजर तौर पर 2 डिसऑर्डर होते हैं, वन इज एडिसन्स डिजीज एंड वन इज कुशिंग सिंड्रोम। तो ये क्या होते हैं, एडिसन्स होता है एब्सेंट स्टीरॉयड, ठीक है। एडिसन्स मीन्स एब्सेंट ऑफ स्टीरॉयड, मीन्स जो आपके एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये 2 जब कम हो जाते हैं बॉडी में तो डिजीज होती है एडिसन्स। और कुशिंग सिंड्रोम, इसको समझने के लिए कुशन ऑफ स्टीरॉयड मीन्स स्टीरॉयड्स का बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। जब एल्डोस्टेरोन के 2 हार्मोन बेसिकली एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल ये बॉडी में बढ़ जाते हैं तो होता है कुशिंग सिंड्रोम। अब इसमें 2 इमेजेस याद रखनी है। एडिसन्स के अंदर ये पतले से थोड़े से डार्क कलर के कॉम्प्लेक्शन के इंसान की इमेज, और कुशिंग सिंड्रोम में ये हेल्दी और थोड़े लाइट कलर इंसान की इमेज। अब इनके क्या फंक्शन है देखते हैं हम। एडिसन्स, ठीक है, इसमें क्या एब्सेंट ऑफ स्टीरॉयड, इसमें सब कुछ लो रहेगा। क्या क्या लो रहेगा, लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों लो हो रहा है, हमने एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शंस में पढ़ा है कि जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल है वो क्या करते हैं, वो सोडियम को कंजर्व करते हैं। सोडियम, अब ये वो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल नहीं है, कम हो गए तो सोडियम कंजर्व नहीं होगा, सोडियम ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, सोडियम ज़्यादा निकलेगा तो वाटर भी ज़्यादा निकलेगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और वेट भी कम हो जाए। क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस होगा तो वेट कम होगा, ठीक है। वाटर लॉस हो रहा है, उसके साथ हीट भी लॉस होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, और ये हेयर की ग्रोथ को भी कम कर देता है, जिससे एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया का मतलब सिर के बेसिकली आगे वाले भाग से बाल उड़ जाना, जैसे इसके उड़े हुए हैं, उसको हम एलोपेशिया बोलते हैं। लो मूड, डिप्रेशन भी करता है। मैंने आपको बताया जो हमने फंक्शन पढ़े थे एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स के, कि जो कॉर्टिसोल होता है वो स्ट्रेस में निकलता है ताकि स्ट्रेस कम हो सके। अब वो कम निकल रहा है तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मूड डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल ग्लूकोज बैलेंस करता है, तो इसलिए एनर्जी भी लो हो जाएगी, जिससे थकान रहनी शुरू हो जाएगी। सोडियम मैंने आपको बता ही दिया है, लो हो जाएगा, और ग्लूकोज भी लो हो जाएगी। तो बहुत इजी है, अगर आपने एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शंस पढ़ लिए तो डिजीज आपको समझ में आ जाएगी। अब एडिसन्स में उन्हीं फंक्शन के हिसाब से सब कुछ लो हो रहा है। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें हाई भी होती हैं। क्या होती हैं, एक तो पिगमेंटेशन हाई, नॉर्मल जो बॉडी का कलर है उससे थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो है पेशेंट दिखने लगेगा, इसको हम ब्रोंज पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन आ जाता है इसमें। और नेक्स्ट क्या होगा, पोटाशियम ओवर हो जाएगा। ये भी फंक्शन में पढ़ा था कि सोडियम जो है वो कंजर्व होता है एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा होने से, और पोटाशियम निकलता है। अब एल्डोस्टेरोन कम है तो पोटाशियम ज़्यादा निकलेगा, और सोडियम ज़्यादा निकलेगा और पोटाशियम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो पोटाशियम कंजर्व होगा तो पोटाशियम हाई हो जाएगा। हाई होने पे क्या होगा, थोड़ा सा ECG में चेंजेस आ जाते हैं, आपके हार्ट की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। पोटाशियम के हाई होने को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया, इसको और हाइपर कैल्सीमिया को आपको डिफरेंशिएट करना है। कैल्शियम
हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, और हाइपर कैलीमिया इसमें के है और इसमें सी नहीं है, ये याद रखना है। दिस इज हाइपर कैलीमिया और वो था हाइपर कैलिसीमिया जो हमने पैराथायरॉयड हार्मोन में पढ़ा था। अब जो है कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम को याद करने के लिए क्या है, कुशन ऑफ स्टीरॉयड्स। इस तरह के आपने इंसान की फ़ोटो याद रखनी है। इसमें क्या है, स्टीरॉयड्स बॉडी में बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, इसमें सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर राइज करेगा। ब्लड प्रेशर राइज क्यों करेगा, क्योंकि जो आपका कॉर्टिसोल है वो बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल भी एल्डोस्टेरोन भी, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को कंजर्व करता है, वाटर को कंजर्व करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ग्लूकोज भी बढ़ जाएगी जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। सोडियम भी बढ़ जाएगा, सोडियम मैंने बता ही दिया। ग्लूकोज क्यों बढ़ेगी, ग्लूकोज को भी रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है, कॉर्टिसोल। और बिग बेली, बेली बोलते हैं पेट को, इसको हम ट्रंकल ओबेसिटी भी बोलते हैं, मतलब जो ओबेसिटी, पेट की ओबेसिटी को ज़्यादा बढ़ जाना, नॉर्मल बॉडी की ओबेसिटी से पेट की ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाना, उसको हम ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं। बिग फेस, मून फेस, फेस पे भी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कुशन अंदर भर दिया है, किस चीज़ का, स्टीरॉयड्स का। फेस भी जो ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी फेस पे भी, ठीक है। और बफेलो हम्प, ये पीठ के पीछे एक हम्प सा निकल आएगा इस पेशेंट में, स्पेसिफिक सिम्टम है इसका, इस हम्प का निकलना। ये हम्प बेसिकली किस में होता है, बफेलो में होता है, तो इसलिए इस हम्प को हम बोलते हैं बफेलो हम्प। नेक्स्ट इज बिग हेयर। इस बॉडी के हम देखेंगे बहुत सारे हेयर्स निकले हुए हैं इसकी बॉडी पे, तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं बिग हेयर, मतलब हेयर्स ज़्यादा निकल आना। और हेयर्स ज़्यादा निकल आने को हम एक साइंटिफिक टर्म है, जिसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म को याद रखने के लिए आपको याद रखना है हेयरी सूट। जैसे इस आदमी का ऐसा लग रहा है कि इसने हेयर्स का सूट डाल लिया हो, कोई हेयरी सूट, तो इससे बना हिर्सुटिज्म। नेक्स्ट इज स्ट्रेच मार्क। इसके पेट पे हम देख रहे हैं पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, जैसा प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद होते हैं उस तरह के स्ट्रेच मार्क्स जो पड़ जाते हैं इस डिजीज में। रेड फेस, जो इसके चीक्स हैं वो रेड कलर के नज़र आएंगे, इसको हम रोजी चिक्स भी बोलते हैं। और इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वाउंड हीलिंग कम हो जाएगी। अगर कोई भी बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी होती है वो ठीक नहीं होगी जल्दी से, जिससे उसमें इन्फेक्शन पड़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है बोन्स जो हैं वो वीक होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे बार बार फ्रैक्चर हो सकता है छोटे मोटे एक्सीडेंट से भी। तो इनको याद करने के लिए क्या आपको याद रखना है, आपको निमोनिक याद रखना है एडिशन के लिए, एडस, ADDS। क्या मतलब है इसका, ए का मतलब एडिड पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन बढ़ गया और पोटाशियम भी बढ़ गया, ठीक है। डी से डिक्रीज्ड वेट, वेट लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। ट्रंकल ओबेसिटी नहीं हो रही इस पेशेंट में, ठीक है। अगले डी से डिक्रीज BP, डिक्रीज हेयर, डिक्रीज शुगर एंड डिक्रीज एनर्जी। नेक्स्ट एस का मतलब सोडियम लॉस, एस का मतलब साल्ट क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खाने की इच्छा होना, तो सोडियम कम होगा तो हमें सोडियम खाने की इच्छा होगी। सोडियम किस में होता है, साल्ट में, नमक में होता है, तो नमक खाने की इच्छा होना, साल्ट क्रेविंग। ऐसे ही कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम को याद रखने के लिए कुश याद रखना है, ठीक है। सी मीन्स कुशन, कुशन होगा तो क्या होगा, ट्रंकल ओबेसिटी हो जाएगी, मून फेस हो जाएगा, बफेलो हम्प हो जाएगा। यू मीन्स अनयूजुअल हेयर ग्रोथ, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ को बोलेंगे हिर्सुटिज्म, याद रखने के लिए हेरी सूट। नेक्स्ट एस मीन स्किन, स्किन में क्या होगा, पर्पल स्टाई आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इज हाई, एच मीन्स हाई, हाई शुगर, हाई BP एंड हाई वेट। तो इस तरह से एडिशंस और कुशन सिंड्रोम है। आई थिंक इन निमोनिक से आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे और आप इसको क्लिनिकली अप्लाई करने में हेल्प मिल पाएगी। जो ये कुशिंग सिंड्रोम है ये लॉन्ग टर्म ज़्यादा स्टीरॉयड खाने से भी बॉडी में हो जाता है। स्टीरॉयड्स खाने से एड्रीनल ग्लैंड की फंक्शनिंग में डिफरेंस आ जाता है और वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे बॉडी कुशिंग सिंड्रोम की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए ज़्यादा स्टीरॉयड और डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉयड्स कभी नहीं लेने चाहिए। So this is the end of adrenal gland and it's all हार्मोन्स, फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स। और इस वीडियो के साथ ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी ख़त्म हो गया है।
एंडोक्राइन सिस्टम की शायद 6-7 वीडियो बनी है। पहली वीडियो एक एनिमेटेड स्टोरी थी जिसमें मेन ग्लैंड्स को किस तरह से याद रखना है वो सब था उस स्टोरी में। और सेकंड वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था सभी ग्लैंड्स का और उनसे हार्मोन कौन से निकलते हैं, उनके क्या फंक्शन है। उसके बाद हमने हर एक ग्लैंड की अलग अलग वीडियो देखी है जिसमें उस ग्लैंड का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके हार्मोन्स और उससे होने वाले डिसऑर्डर्स हमने सब पढ़ लिए हैं। थैंक यू।